हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावा। ओके, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको। अगर आप एक बिगिनर है तो बने इस वीडियो में, ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए। ओके, विथ मैं आपको कंप्लीट नोट्स दूंगा अपने हाथ से लिखा हुआ। ओके, और काफ़ी सारे टॉपिक्स, एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आप इसमें पढ़ सकेंगे। ओके, तो चलिए क्विक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जावा का। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बनाया था जेम्स गॉसलिंग ने 1995 में। ओके, और इसका काफ़ी सारा एप्लीकेशन है, काफ़ी यूज़ है। आप देख लीजिए वेब एप्लीकेशन पे, एम्बेडेड सिस्टम्स में, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन एंड मेनी मोर। सो बहुत ही यूज़ है इसका। ओके, सो चलिए अब इंस्टॉल कर लेते हैं जावा को। सो जावा आता है जेडीके के साथ, मतलब जावा डेवलपमेंट किट। ये सारा कुछ प्रोवाइड करता है आपको आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करके पहला लिंक पे आप आ जाइए, जेडीके डाउनलोड कर लीजिए अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। आपका जो भी मशीन है, जिस भी मशीन पे आप हैं, यहाँ पे आप जेडीके इंस्टॉल कर लीजिए। ऑलराइट, मैं विंडोज़ पे हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये लाइसेंस एक्सेप्ट मैं करता हूँ यहाँ पे। ओके, और मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और बहुत ही सिंपल इंस्टॉल करना, आई होप आप सभी कर लेंगे। ओके, और इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग पाथ को सेट करेंगे। ओके, अगर आपको ये पाथ सेट करनी आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद अगर आपका मशीन 64 बिट है तो ये सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम के फोल्डर में आपको ये दो फोल्डर मिलेंगी। यहाँ पे आप जेडीके पे जाइए। ओके, और फिर आपको बिन पे जाना है। और बिन पे जाने के बाद आप पूरा फाइल कॉपी कर लेंगे। ये जो पाथ दिख रहा है आपको, इसको आप कॉपी कर लेंगे। ओके, और कंट्रोल सी से मैं कॉपी करता हूँ। और यहाँ पे आप ये ऐसा विंडोज़ का जो होम पेज है, यहाँ पे जाके आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल पैनल पे जाके। ओके, और यहाँ पे मैं एडवांस सिस्टम पे क्लिक करता हूँ। ओके, और फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर मुझे एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करके मैं अपने पाथ को आसानी से सेट कर पाऊंगा। मतलब ये आप अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं कि जावा इस लोकेशन पे इंस्टॉल्ड है। ओके, आपके कंप्यूटर का भी नहीं पता, आपने तो सिर्फ इंस्टॉल किया है। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप पाथ ढूंढिए और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करिए और न्यू पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अपना पाथ सेट किया हुआ है। यहाँ पे आप न्यू, आपका नहीं होगा तो आप न्यू पे क्लिक करिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, और सिंपली ओके कर दीजिए। मैंने किया हुआ है इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे ओके कर दीजिए आप इसको, और इसको भी ओके कर दीजिए, और फिर इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। और अब आपको चाहिए एक आईडीई एडिटर जिस पे आप अपने कोड को लिखोगे और रन करोगे। लेकिन उससे पहले आप चेक कर लीजिए कि जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाके जावा लिखिए ऐसा, और एक मैसेज मिलेगा आपको, आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। इसका मतलब है कि आपका जावा इंस्टॉल हो चुका है। ऑलराइट, सो अब आपको एक आईडीई की ज़रूरत है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वीएस कोड यूज़ करें। आप एक्लिप्स, इंटेलिजे आइडिया आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट ये फ़ायदेमंद है बहुत। जो भी लैंग्वेज आपको काम करना, सिंपली आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और उस पर काम कर सकते हैं, तो बड़ा आसान है ये। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करना बड़ा ही इजी है। ओके, आप अपनी मशीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, मैक, विंडोज़ और लिनक्स तीनों हैं यहाँ पे। आप 64 बिट अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डाउनलोड, और सिंपली इंस्टॉल होने के बाद आप ओपन कर लीजिए उसे। और यहाँ पे देखिए टॉप एक्सटेंशन आपको दिख रहा होगा, पाइथन है, C++ है, सी शार्प है। आप सिंपली उसे इंस्टॉल करके वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ओके, सो बड़ा ही इजी है। ओके, और काफ़ी अच्छा व्यू आपको मिलता है। ओके, ब्लैक एडिटर है, काफ़ी मस्त है। ओके, सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके, और इससे मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। ऑलराइट, सो चलिए अब एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ऑलराइट, जैसे मैंने जावा फॉर बिगिनर फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और अब सीधे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए अपने एडिटर में। ओके, सो मैंने किया हुआ है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन वाला ये जो साइन है, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे जावा एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, ताकि आप जावा के जितने भी कोड स्निपेट्स है वो यूज़ कर पाएँ। अभी हम लोग बात भी करेंगे। देखिए, तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, ग्लोबली इंस्टॉल होगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा इंस्टॉल का, इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं ये चल मान रहा हूँ कि आपको जावा का जिस स्टार्टिंग कर रहे हो आप, एकदम मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूँगा। ओके, चलिए एक फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं मेन डॉट जावा के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट कोड लिख के बताता हूँ, और डोंट वरी, पूरा कोड आपको बताऊँगा बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके, हर एक लाइन का मतलब हम लोग समझेंगे। ओके, आपका यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने गिट बैश को अटैच किया हुआ है, तो डोंट वरी। ओके,
ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे मशीन पे ये नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो ये देखिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये मैसेज दे रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जावा को इंस्टॉल किया है। ओके, जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल किया हुआ, तो ये वीएस कोड में मुझे वेलकम मैसेज मिल रहा है। मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास, और क्लास का नाम तो मैं मेन लिखता हूँ MAIN। ओके, कैपिटल एम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन। तो देखिए फ़ायदा यही हुआ, ये कोड स्निपेट मुझे मिल गया, ये जावा का मेन मेथड है। ओके, सो इसके अंदर हम लोग का कुछ मैसेज प्रिंट करना, तो हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और डबल कोट के अंदर एज ए स्ट्रिंग जो भी आपको मैसेज प्रिंट करना है वो आप लिख दीजिए, वो आपको कंसोल पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज़ पाइथन पॉइंट, ऐसे लिख देता हूँ मैं मैसेज। ऑलराइट, और यहाँ पे आप सेमी कॉलन दे दीजिए, ये मस्ट है। ओके, सो ये ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, सो पहले एक बार रन कर लेते हैं इस कोड को, उसके बाद हम लोग समझेंगे ये क्या है, हर एक लाइन का मतलब समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं उस फोल्डर के अंदर हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा सी और मेन डॉट जावा, जो अब मेरा फाइल का नाम है मेन डॉट जावा। ओके, तो जैसे मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे एक बाइट कोड जनरेट हो जाएगी। मैंने नोट्स पे बताया हुआ है बाइट कोड क्या, आप बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिए। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो मुझे एक डॉट क्लास फाइल मिलेगी जिसको हम लोग बाइट कोड कहते हैं। ओके, आप अगर जावा का थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बाइट कोड क्या होता है। ओके, बाइट कोड एक्चुअली जेवीएम के द्वारा रन होता है पर्टिकुलर मशीन के अंदर। देखिए आपको ऐसा दिखेगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा, एक्चुअली ये जेवीएम समझ लेगा। ओके, ये जो डॉट क्लास फाइल है। ओके, तो डोंट वरी, उतना डीप हम लोग नहीं जाते हैं अभी। ओके, आप थ्योरी पढ़ लेंगे आई होप, जो मैंने नोट्स आपको दिया हुआ है नीचे। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा और फिर जो मेरा फाइल का नाम है, तो यहाँ पे मैं जावा मेन लिखता हूँ, एक्चुअली ये इंटरप्रेटर है। तो देखिए ये मुझे मैसेज मिल गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला कोड सक्सेसफुली रन कर लिया जावा के अंदर। ओके, चलिए अब कोड का मतलब समझते हैं। ओके, सो देखिए हम लोगों ने पहले ही इंट्रोडक्शन में देखा कि जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, मतलब सब कुछ इस पे ऑब्जेक्ट है और क्लास है। ओके, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं और समझते हैं हम लोग। ये जो क्लास है ये क्लास का नेम है, तो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ डबल फॉरवर्ड स्लैश से ऐसा, और ये क्लास नेम है। ओके, सो ऐसा कमेंट देते हैं जावा में। ओके, अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़े हैं C++, आपको पता होगा काफ़ी सिमिलर है जावा के C और C++। ओके, सो ये जो है ये मेन फंक्शन है या मेन मेथड कह लीजिए आप, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं से आपके कोड को रन करता है। मतलब ये एंट्री पॉइंट है आपके प्रोग्राम का। आपका कोड जैसे ही रन होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस यहाँ से एंटर करेगा आपके प्रोग्राम के अंदर। ओके, सो इसको बहुत तरीके से भी लिखा जा सकता है, बट मैं अभी ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, मैं अभी बताऊँगा कि और भी तरीके हैं इसको लिखने के। ओके, और ये जो है स्ट्रिंग आर्गूमेंट, ये कमांड लाइन आर्गूमेंट होता है। ओके, ये अभी हम लोग इनपुट में जब देखेंगे, जब इनपुट लेंगे तो भी हम लोग अभी देखेंगे और डीप में। ओके, ओके, सो ये जो सिस्टम है ये क्लास है। ओके, और ये आउट जो ये भी क्लास है। ओके, ये लैंग पैकेज के अंदर आता है फ्रेंड्स। ओके, सो देखिए जावा पे पैकेज के अंदर क्लास है, फिर क्लास के अंदर मेथड है, तो यहाँ पे उसे हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें क्लास हम यूज़ कर रहे हैं एक प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए या फिर नॉर्मल हेलो वर्ल्ड के लिए, तो ये जो लैंग है ये पैकेज के अंदर सारी चीज़ें, तो आपको इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ कर लेता है। ओके, और अदर जैसे इनपुट लेना हो तब हमें यूटिल पैकेज की ज़रूरत है। ओके, सो कोई भी पैकेज के अंदर होते हैं क्लास और फिर उस क्लास के अंदर होते हैं मेथड्स, तो ये सिस्टम और आउट जो है वो क्लास है। ओके, और ये प्रिंट एलन एक मेथड है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक नॉर्मल सा मैसेज कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो डोंट वरी, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप यूज टू हो जाएंगे इसको अभी हम लोग। ओके, सो अभी हम लोग प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे कुछ कुछ। ओके, सो आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए मेन मेथड को आप मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, जैसे ये आप यहाँ दे दीजिए। इससे होगा क्या, ये क्या है कमांड लाइन आर्गूमेंट है, अभी हम लोग उसका एग्जांपल भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं रन करके दिखाता हूँ आपको तो वो भी सही है। ओके, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, और ये ऐसा मिथ नहीं होना है कि ये जो है एज इट उसको चेंज हम नहीं कर सकते। ओके, थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं रन करता हूँ तो आपको आउटपुट सेम मिल रहा है। ओके, हेलो दिस इज़ पाइथन पॉइंट, यहाँ पे आपको वही आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो ये जो कमांड लाइन आर्गूमेंट है इस पे ये जो ARGS है आर्ग्स आर्गूमेंट, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, अपना नेम दे सकते हैं या फिर कोई भी लेटर दे सकते हैं। ओके, स्मॉल हो कैपिटल लेटर कुछ भी दे सकते हैं। ओके, सो ये कस्टमाइजेशन है, थोड़ा बहुत आपको जाननी चाहिए। ओके, हालांकि आप नॉर्मल जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन को तो आप चेंज भी कर सकते हैं, बट हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ कमांड लाइन आर्गूमेंट को चेंज करके देख रहे हैं। ओके,
सो यहाँ पे जैसे मैं नित्य कर देता हूँ, तो मैं अगर रन करके दिखाऊँ आपको तो आई होप ये काम करना चाहिए। ओके, सो ये मैं रन करता हूँ और मैं ये देखिए, अच्छा एक एरर है फ्रेंड्स। अच्छा यहाँ पे मैंने एरे का साइज़ नहीं दिया क्योंकि ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है, तो मुझे इस एरे का साइन देना पड़ेगा। यस, ओके, सो अब मैं रन करता हूँ तो ये काम करेगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए अब इनपुट कैसे लेंगे रन टाइम पे यूज़र से, वो बात कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास पैकेज है यूटिल, मतलब यूटिलिटी। ओके, आप मेरे दिए गए नोट्स में और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ओके, मैंने डायग्राम के थ्रू बताया हुआ। ओके, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ। देखिए, किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करने का ये तरीका है, और उसके अंदर एक क्लास है स्कैनर। ओके, तो आप उसको भी ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं लिख के, या फिर सिंपली आप एस्ट्रिक लगा सकते हैं। एस्ट्रिक लगाने से क्या होगा, इस यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं स्कैनर लिखता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट का नेम लिखता हूँ, लेट्स से ओबीजे, या आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में बताया हुआ है, आप डिटेल पे एक्सप्लोर जरूर करिए। तो इस तरीके से लिखने से आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, स्कैनर ओबीजे इक्वल्स टू न्यू स्कैनर देन सिस्टम डॉट इन, क्योंकि आप इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। ओके, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, डोंट वरी, हम लोग डेटा टाइप भी पढ़ेंगे। ओके, मैं जस्ट अभी आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। इंट नम, मैं एक वेरिएबल ले लिया हूँ यहाँ पे, और मैं ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पे नेक्स्ट इंट एक मेथड है जिससे आप इंटीजर नंबर इनपुट कर सकते हैं यूज़र से। ऑलराइट, सो ये करने से क्या होगा, एक नेक्स्ट इंट नाम का मेथड है स्कैनर क्लास के अंदर, वो इनपुट होगी और ये नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ कि इंटर द नंबर, ऐसा, क्योंकि जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको पहले यूज़र को बताना पड़ेगा कि आप एक नंबर इंटर करिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर द नंबर। ओके, यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ, लिखता हूँ इंटर द नंबर, और इसे मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगाता हूँ। ओके, और यहाँ पे सिंपली अगर मैं प्रिंट करता हूँ नम को तो मुझे आउटपुट मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं नम लिख देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूँ, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट ज़रूर करिए। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जावा बिल्कुल बेसिक से सीखें। ओके, और बहुत ही अच्छी तरीके से, और नोट्स तो मैंने प्रोवाइड कर ही दिया, तो आप देखते रहिए। ओके, नोट्स को भी। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं प्लस साइन से कॉन्कैटिनेट करता हूँ इस वेरिएबल को इस स्ट्रिंग के साथ। प्लस का काम एडिशन करना भी है, वो भी हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे ये क्या कर देगा, जोड़ देगा द नंबर इज, और जो भी नम का वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा। ओके, तो चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ और अच्छा मैंने सेमी कॉलन छोड़ दिया, ये गलती होती है, आप लोगों से भी हो सकता है, बट जावा में ये सेमी कॉलन मस्ट है। ओके, मुझे पाइथन की आदत हो गई है इसलिए कोई नहीं, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। ओके, सो एक बार रन करके दिखाता हूँ। यस, तो ये जावा मेन मुझे करना है। ऑलराइट, तो मैं एंटर करता हूँ कोई भी नंबर, लेट्स से 56। ओके, तो देखिए आपको मिल रहा है आउटपुट द नंबर इज 56। तो इस तरीके से आप इनपुट ले सकते हैं। ओके, सो स्कैनर क्लास है, बफर रीडर क्लास है, तो वो बफर रीडर की क्लास मैंने नोट्स पे बात किया है, बट वो आपको उतना रिक्वायर्ड नहीं है। स्कैनर इज इनफ। ओके, और यहाँ पे लेट्स से स्ट्रिंग अगर इनपुट करना हो तो उसके लिए मेथड है नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट इंट को हटा के मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे str एक वेरिएबल ले लिया है हम लोगों ने, और यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ कि इंटर द स्ट्रिंग। ओके, सो स्ट्रिंग में आप कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ले सकते हैं। ओके, डोंट वरी, हम लोग स्ट्रिंग की बात करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इंटर द स्ट्रिंग, या फिर इंटर द नेम आप कह सकते हैं। ओके, या स्ट्रिंग ही रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी कर देता हूँ इंटर स्ट्रिंग। ऑलराइट, सो अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो आप आउटपुट देखिए कि स्ट्रिंग को भी आप स्कैनर क्लास से इनपुट कर सकते हैं, कोई भी फ्लोट, डबल, कोई भी वैल्यू आप इनपुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये मेरा नेम आ रहा है। ओके, यहाँ पे जो मैंने लिखा है एज अ इनपुट। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, सो अब बात करते हैं, इसे मैं हटाता हूँ अभी। ओके, अगर आपको ये
कोड चाहिए तो आप लिख सकते हैं, ओके, या फिर मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ तो आप डिटेल में आपको मिल जाएगा। सो मुझे नहीं लगता है कि आपको लिखने की ज़रूरत है। ओके, आप अपने कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग डेटा टाइप्स। ओके, सो बेसिक डेटा टाइप से जो है उसकी बात करूँगा मैं यहाँ पे। तो पहले इंट ले लेते हैं। ओके, सो मैं इंट ए बी सी, एक्चुअली पहले कमांड लाइन आर्गूमेंट देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि स्कैनर जो है कि इनपुट तक का तरीका है, तो कमांड लाइन से भी हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल लेता हूँ ए इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये क्या अभी बात करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर जो है वो क्लास है और पार्स इंट जो मेथड है। ओके, और ये क्या करेगा, आपको एक एक्चुअली कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कमांड लाइन जो आर्गूमेंट है ना ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट। तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे इंटीजर में, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 नंबर का एडिशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये इंटीजर डॉट पारसेंट ये भी लैंग पैकेज के अंदर है, तो मुझे कोई पैकेज को इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। वो जो ऊपर यूटिल है उसको आप कमेंट आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, 2 नंबर का जोड़ मिल जाएगा। ओके, सो बड़ा ही सस्ता है प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सी को। ओके, और यहाँ पे इंटीजर डॉट पारसेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए इंटीजर एक क्लास है। देखिए, अच्छा हाँ, क्लास के बारे में एक और बात, क्लास का पहला लेटर कैपिटल होगा। देखिए इंटीजर क्लास है, जो भी क्लास होगा जावा में उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना है। ओके, और जो मेथड है उसका पहला लेटर स्मॉल होगा और दूसरा लेटर कैपिटल होगा। तो पारसेंट यहाँ पे आप देखिए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं एक बार। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और इसे रन करके देखते हैं। ऑलराइट, मैं करता हूँ जावा मेन। अच्छा, एक एरर है। एरर इसलिए हुआ क्योंकि कमांड लाइन से ही मुझे इनपुट देना, तो मैंने इनपुट नहीं दिया, तो बोल रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ओके, सो यहाँ पे मैं जब कंपाइल करता हूँ और जब मैं फिर रन करूँगा तो मुझे यहीं पे देना पड़ेगा इनपुट, जो भी मुझे जोड़ना है, 2 नंबर को जोड़ना है। तो मैं 5 और 6 देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है सम इज़ 21 11। ओके, सॉरी 11। सो 6 5 11 होता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कमांड लाइन आर्गूमेंट से कैसे आप इनपुट दे सकते हैं और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, कमांड लाइन आर्गूमेंट यूज़ नहीं करते। स्कैनर इज़ बेस्ट, क्योंकि स्कैनर में हर एक चीज़ के लिए मेथड है। जैसे इंटीजर के लिए मेथड है नेक्स्ट इंट, जैसा भी हम लोगों ने देखा। स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट है। ऑलराइट, सो मैं इसे एक बार हटाता हूँ और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डेटा टाइप की। ओके, तो इसे भी हटाता हूँ मैं, और बेसिक जो डेटा टाइप है, अब बात करते हैं डेटा टाइप की। तो देखिए बेसिक डेटा टाइप होती है इंट, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। ये बेसिक है। ओके, और भी हम लोग खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं। ओके, सो वो बाद में हम लोग देखेंगे, पहले बेसिक डेटा टाइप देखते हैं। तो देखिए इंट ए इक्वल्स टू 5 लिखने का मतलब है कि मेमोरी में ए नाम की एक मतलब क्या स्पेस बन जाएगा। ओके, और इंट की 4 बाइट्स होती है जगह। ओके, सो ये 5 वहाँ पे चला जाएगा। उसी तरह फ्लोट भी कर सकते हैं, 50.66 कुछ भी ले लेते हैं वैल्यू। ऑलराइट, और यहाँ पे फिर डबल वैल्यू आप ले सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। डबल में एक्चुअली आप बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो। और कैरेक्टर के लिए आप लिखिए कैर, और यहाँ पे सिंगल कोट में जो भी कैरेक्टर आपको चाहिए या फिर प्रिंट करना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को। ओके, विथ डेटा टाइप। ओके, तो ये वेरिएबल भी डिक्लेयर हो रहा है साथ में। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बूलियन, जो कि 2 वैल्यू रखता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। ओके, तब तक के लिए। और फिर मैं करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में अपना नेम दे देता हूँ या फिर कुछ भी पाइथन पॉइंट कर देते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे डबल कोट में जो भी आपको पास करना हो आप पास कर दीजिए। यस, पाइथन ही पॉइंट कर देते हैं। ओके, और सबको प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द इंटीजर इज़ ए बी सी और डी, जो भी मैंने वेरिएबल लिया है। मैं सिंपली ए बी सी डी वेरिएबल लिया हूँ ताकि आप मीनिंगफुल रखिए, क्योंकि वो उससे आपको पता चलेगा। ये बेटर प्रैक्टिस माना जाता है कि जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो मीनिंगफुल हो। ओके, मतलब आप ले रहे हो इंटीजर के लिए, फिर आप ए बी सी डी डिफाइन कर रहे हो, आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आपने क्या किया। ओके, सो यहाँ पे आप फ्लोट कर दीजिए, बी कर दीजिए। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डबल। ओके, सो डबल के लिए मैं सी कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ
ओके, सो यहाँ पे मैं बूलियन कर देता हूँ, और बूलियन के लिए क्या है, अच्छा बूलियन के लिए मैंने डिफाइन नहीं किया वेरिएबल। ओके, मैं ई कर देता हूँ बूलियन के लिए, और स्ट्रिंग के लिए मैं एफ़ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे एफ़ करना है, और बूलियन के लिए मैं ई कर देता हूँ, मैं भूल गया था, सॉरी। ओके, सो ये हो गया, और सिंपली हम लोग इस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे स्ट्रिंग का एस बड़ा होगा। ओके, और मैं इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको, तो आप आउटपुट देखिए, ये सारा जो है, अच्छा यहाँ पे मुझे एफ़ करना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफायर डालना पड़ेगा मुझे कि ये फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे मुझे एफ़ डालना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ फिर से, सो आप आउटपुट देखिए एक बार। यस, देखिए द इंटीजर इज़ 5, फ्लोट इज़ इतना, सब कुछ आपको दिख रहा है। ओके, सो ये बेसिक डेटा टाइप है जावा के अंदर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिक डेटा टाइप क्या क्या होता है, कैसे बना सकते हैं, और साथ साथ वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कैसे होता है। ओके, सो इसे मैं हटाता हूँ, बड़ा ही सिंपल है ये। ऑलराइट, अब बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट की, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, मतलब इफ़ एल्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो होती है। ओके, सो ये सिंटैक्स है इफ़, और उसके अंदर कंडीशन, और ये ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है। ओके, तो चलिए एक सिंपल सा कंडीशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ 20 इज़ ग्रेटर दैन 18, या फिर एक सिंपल सा मैसेज ले लेते हैं जस्ट दिखाने के लिए आपको कि एक काम कैसे करता है। ओके, ये फ्लो कैसे होता है, यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देते हैं मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे लिख देते हैं येस दिस इज़ ट्रू, क्योंकि ये 20 बड़ा है 18 से। ओके, सो एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे अभी। और ओके, सो यहाँ पे लिखता हूँ येस दिस इज़ ट्रू हो गया, और अगर मैं रन करके दिखाऊँ आपको, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। अच्छा, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा। ओके, माय बैड, मैंने भूल गया, तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट देना पड़ेगा। ओके, ये कंडीशन है हमारी। ऑलराइट, अब रन करते हैं। सो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो रन करके देखते हैं। यस, देखिए ये ट्रू है, मतलब 20 बड़ा है 18 से, इसीलिए कंट्रोल इसके अंदर आया और उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको प्रिंट कर दिया। लेट्स से इसको एक बार फॉल्स करके देखते हैं, इस कंडीशन को फॉल्स करके देखते हैं, और देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है कंसोल में। ओके, सो जावा देखिए क्या देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे जावा बोल रहा है कि भाई मुझे तो कहाँ जाना पता ही नहीं चल रहा है। ओके, तो आपको ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एल्स में, तो इसलिए हम लोग एल्स ब्लॉक में लिख देंगे यस, या फिर कुछ भी मैसेज जो आपको देना है, दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा करके कुछ भी। ओके, तो तभी कंट्रोल यहाँ जा पाएगा, वरना कंट्रोल को पता ही नहीं होगा कि मुझे जाना कहाँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ रॉन्ग। ओके, ओके, मैं रॉन्ग की स्पेलिंग यस, ये हो गई। ऑल राइट, अब रन करते हैं, तो एल्स वाला पार्ट मुझे दिखना चाहिए क्योंकि पहले वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये फ्लो चार्ट है। ओके, ऐसा इसको फ्लो होता है, अगर वो कंडीशन सही हुई तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ओके, एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। लेट से आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस है, तो आप एल्स इफ़ लगाइएगा वहाँ पे। ओके, और उसके अंदर जो भी आपको कंडीशन देना है आप आराम से पुट कर सकते हैं। ओके, तो लेट से यहाँ पे सिंपल सा कंडीशन समझ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल सा कंडीशन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ट्रू। ओके, और यहाँ पे मैं एक और कॉपी करता हूँ इसे, और एल्स पार्ट में मैं लिखता हूँ नथिंग या फिर नो मैच, ऐसा करके कुछ मैसेज दे देता हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि इफ़ ब्लॉक का भी कंडीशन सही ना हो, एल्स इफ का भी कंडीशन सही ना हो, तो एल्स वाला पार्ट चलना चाहिए। ओके, तो देखिए इस बार क्या होता है, यहाँ पे मैं नथिंग प्रिंट कर देता हूँ। ओके, और मैं रन करके दिखाता हूँ आपको कि क्या आउटपुट आने वाला है इस बार। ऑलराइट, सो यस दिस इज़ ट्रू आ रहा है, इसका मतलब एल्स इफ वाला जो कंडीशन है वो सही है। ओके, क्योंकि पहला कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो वहाँ पे कंट्रोल जाएगा ही नहीं, एल्स इफ में आ जाएगा। ओके, जो कंडीशन सही है उसी का कोड एग्जीक्यूट होगा, ये आप बात ध्यान में रखिए। ओके, लेट्स इसे भी फॉल्स करते हैं, तो दोनों फॉल्स हो गई, इफ़ भी फॉल्स हो गई और एल्स भी फॉल्स हो गई, तो ऑफकोर्स एल्स वाला पार्ट हमारा जो है वो रन होगा, प्रिंट होगा नथिंग। ओके, ये देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट को लगा सकते हैं और कंडीशन बना सकते हैं। ओके, तो जो भी ऐसा प्रॉब्लम हो इफ़ एल्स वाला, तो आप इसको कंडीशन में डाल के बना सकते हैं। ऑलराइट, बहुत ही सस्ता सा है। ओके, बहुत ही सिंपल है। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट तब यूज़ करते हैं हम जब हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस होते हैं और उस चॉइसेस में हमको एक चॉइस पिक करना हो। लेट्स से नंबर ऑफ़ डेज़, जितने भी डेज़ हैं, या फिर मंथ है, या फिर ईयर है,
ओके। तो या फिर फ्रूट्स है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन को हम जब यूज़ करना हो तो यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डे इक्वल्स टू 5, ओके। और यहाँ पे मैं स्विच लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो एक बॉयलर प्लेट कोड मेरे पास आ जाता है। जैसे हम लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, ये वहीं से आ रहा है, ओके। सो इसलिए हम लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, और ये की की जगह मुझे डे पास करना पड़ेगा, और हम लोग फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ़ डे, और मैं 5 प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये 5 मैंने डाल दिया एज अ वैल्यू। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस हम लोग बनाएंगे, और एक स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद तुरंत हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, ओके। अभी और डिटेल में हम लोग समझेंगे, सो डोंट वरी। यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा लिख देते हैं, ओके। नेम ऑफ डेज जो है, ऑलराइट। यहाँ पे सेमी कॉलन, और ये ब्रेक हो गया, और ये पहला केस है, ओके। और यहाँ पे लेट से मैं सिंपली वैल्यू 1 को हटा के 1 कर देता हूँ, केस 1 केस 2 केस 3 ऐसा करके जितनी भी केस आप बनाना चाहें, ओके। और इसे आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए 7 टाइम्स, क्योंकि 7 डेज होते हैं, ओके, जिसको एक वीक भी बोलते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, ओके। थोड़ा सा मैं अलाइन कर देता हूँ कोड को, ओके। यहाँ पे केस 2 कर देते हैं, ऑलराइट, ओके। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यस, हाँ। तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे कर देता हूँ मंडे ट्यूसडे कर देते हैं, ओके। देन केस 3 बनाते हैं, मैं इसे कॉपी करता हूँ, ओके। और फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर लेते हैं, यहाँ पे केस 3 हो गया, हो जाएगा ये, ऑलराइट। और यहाँ पे मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर देता हूँ। वेडनेसडे नहीं होता है एक्चुअली, वेडनेसडे होता है, ऑलराइट। और यहाँ पे हम लोग जावा पढ़ रहे हैं, कुछ और सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे केस 4 कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे कर देते हैं थर्सडे, ऑलराइट, ये हो गई। और फिर केस 5 में फ्राइडे कर देते हैं, ओके। सो फिर मैं प्रिंट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ ये, और मैं 5 करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं फ्राइडे, ओके। और फिर लिखते हैं सैटरडे, ऑलराइट। फिर लिखेंगे संडे हम लोग, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस 6, ओके। यहाँ पे कर देते हैं सैटरडे, ओके। फिर यहाँ पे कर देते हैं हम लोग केस 7 विच इज़ संडे, यहाँ पे 7 हो जाएगा ये, ओके, संडे, यस। अब लेट्स से आप कोई ऐसा नंबर इनपुट किए हैं जो आपके चॉइस या फिर जो मेनू है उसमें मैच ही नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और वहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि नो मैच, ओके। ऐसा कुछ मैसेज आप दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करके लिख देता हूँ नो मैच या नथिंग मैच, या फिर चूज़ अनदर ऑप्शन, ऐसे कुछ भी मैसेज आप दे सकते हैं जिस भी मेनू आप बना रहे हैं, जिस भी स्विच बना रहे हैं, मतलब स्विच में जो भी केस आप डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो मैच, ओके। और ये तब एग्जीक्यूट होगा जब आपके कोई भी ऑप्शन जो है, जैसे डे हम लोगों ने 5 इंटर किया है, तो ऑफकोर्स 5 तो मिल ही जाएगा, ओके। एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखिए आउटपुट क्या है, 5। तो फ्राइडे आ रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि 5 में आप काउंट करें तो यहाँ पे फ्राइडे दिख रहा है, ओके। तो देखिए फ्राइडे मुझे मिल रहा है इसलिए, ऑलराइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने सिंपल से एग्जांपल लिया है डे का, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, रेस्टोरेंट का ले सकते हैं, मेनू का जो भी जितने भी डिशेस होते हैं वहाँ पे, ओके, आप वो भी ले सकते हैं, ऑलराइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ओके। आप एक बार ध्यान से इसको देखिए, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपको देना ज़रूरी है, और हर एक स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगा हुआ है ताकि वो तुरंत प्रिंट हो और वो लूप से बाहर आके प्रिंट कर दे उसे, ओके। सो चलिए इसे हटाता हूँ मैं, और अभी हम लोग देखते हैं लूपिंग, ओके। लूपिंग बहुत ही ज़रूरी है, और लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों को चीज़ें बार बार प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स से प्रिंट करना है आपको नेम, तो वहाँ पे आप कितनी बार लिखोगे, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कितनी बार लिखोगे, 1000 टाइम थोड़ी लिखोगे। तो वहाँ पे मुझे लूप्स की ज़रूरत है। तो देखिए वाइल लूप होते हैं, डू वाइल लूप होते हैं, फॉर लूप होते हैं, फॉर ईच लूप होते हैं। तो चारों को हम लोग बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, ऑलराइट। तो पहले देखते हैं वाइल लूप। तो बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेके हम लोग चीज़ों को समझते हैं, बस बने रहिए आप, ओके। कॉपी पेन ले सकते हैं कुछ नोट करना हो तो, ऑलराइट। सो यहाँ पे इंट आई करता हूँ मैं, 0 से स्टार्ट करता हूँ एक वेरिएबल को, और यहाँ पे वाइल एक कीवर्ड है, ओके। और यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि इस कंडीशन को फॉलो करके वो लूप चलेगा। तो मैं आई को प्रिंट करता हूँ 10 टाइम, ओके, 10 टाइम्स। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई को प्रिंट कर लेते हैं, और यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, ऑलराइट। तो प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, ओके। और लिख देता हूँ द वैल्यू इज़
आई, या फिर सिंपली आप आई भी पास कर सकते हैं। ओके, तो जो भी वैल्यू होगी वो आपको कंसोल पे दिख जाएगी। ओके, यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, वैल्यू इज़ आई। ऑलराइट, रन करते हैं एक बार और देखता हूँ क्या आउटपुट है। आई होप कुछ ब्लंडर होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक गलती की, मुझे पता चल गया। मैंने आई को बढ़ाया नहीं, लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, देखिए इनफाइनाइट लूप हो गया। ऑलराइट, क्योंकि मैंने आई को बढ़ाया ही नहीं। कोई नहीं, तो वो प्रिंट ही करता जा रहा है। तो मैं इसे ब्रेक करता हूँ कंट्रोल जेड से। ओके, और यहाँ पे मुझे आई प्लस प्लस करना है। ओके, तभी तो वैल्यू बढ़ेगी और 0 के बाद 1 2 3 4 जो भी कंडीशन है 9 तक ये प्रिंट होगी। ओके, सो अब आई होप ये सही है। यस, अगर मैं रन करता हूँ, एक बार दिखाऊँ आपको रन करके। सो प्रिंट होना चाहिए 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि हम लोगों ने इक्वल टू नहीं लगाया इसलिए वो 10 भी प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके, सो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे आप इक्वल टू लगा दोगे तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट कंडीशन जो है 10 इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगी। ओके, सो बड़ा ही सिंपल सा है। ओके, यस, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू इज 10 आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो वाइल लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब बात करते हैं डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप भी बहुत ही सिंपल है। इसको आप सिंपली कट करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दीजिए। ये जो कंडीशन डू डाल रहे हैं हम लोग, ये वाइल की जगह आप डू लिख दीजिए यहाँ पे। ओके, तो ये डू वाइल होगा। हालांकि ज़्यादा यूज़ होता नहीं है इसका, अब कुछ स्पेशल केस में भी इसका यूज़ है। वाइल और फॉर ईच लूप ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जावा के अंदर। ओके, और ये जो कंडीशन है इसको उठा के आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे मैं वाइल लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मुझे रन करके दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। अच्छा, मैंने सेमी कॉलन छोड़ दी फिर से। मुझसे गलती होती रहती है। ये मुझे सेमी कॉलन देना पड़ेगा, क्योंकि ये एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट है। ये बताता है कि स्टेटमेंट यहाँ से एंड है। ओके, तो यहाँ पे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। यस, तो देखिए ये काम कर रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डू वाइल लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बड़ी सिंपल है। ओके, अब देखते हैं फॉर लूप। ओके, सो इसे हटाता हूँ मैं। और फॉर लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली लोग यूज़ करते हैं जावा के अंदर। ओके, फॉर ईच लूप भी एनहांस्ड वर्जन है फॉर का ही, वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे फॉर करता हूँ। इसके लिए कोई बॉले प्लेट कोड नहीं है, आई थिंक नहीं है शायद। कोई नहीं, हम लोग मैनुअली टाइप कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर, ये तो फॉर ईच लूप की हो गई। ओके, इसे मैं हटाता हूँ और लिखता हूँ फॉर, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं आई। तो मैं इंट आई लिखता हूँ। इसको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, मतलब जब भी आपको वेरिएबल की नीड हो आप उसी समय उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 0 से इनिशियलाइज करता हूँ इसे, और यहाँ पे देते हैं सेमी कॉलन, फिर एक कंडीशन डालते हैं हम लोग। लेट्स से आई इज़ लेस देन समथिंग 10 कर देते हैं। ओके, ये 5 कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैं सेमी कॉलन देता हूँ, फिर आई प्लस प्लस कर देता हूँ। यहाँ पे होगा क्या, अभी हम लोग बात करते हैं। ये आई मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और ये कंडीशन है, और ये कंडीशन पूरा होने के बाद आई को 1 से बढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो ये इसका फ्लो है। ओके, आई प्लस प्लस यहाँ पे हम लोग बढ़ा देंगे। तो प्रिंट कर लेते हैं सिंपल। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि समझ में आए। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करना आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आई थिंक। ओके, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ आई, और मैं रन करके दिखाऊँ आपको, तो मुझे 0 से लेके 4 तक मिलनी चाहिए एज आउटपुट। यस, मैं कंपाइल करता हूँ और मैं रन करता हूँ, तो देखिए मुझे 0 से लेकर 4 तक मिल रही है। ओके, यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे तो मुझे 5 भी मिल जाएगी, मैंने बात किया हुआ है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, यहाँ पे इक्वल टू कर सकते हैं। ऑलराइट, आप कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, जितना भी आपको कंडीशन, जो भी कंडीशन लगाना हो, 10 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, एनीथिंग यू कैन डू। ओके, ये भी देख लेते रन करके। यस, तो देखिए ये काम कर रहा है। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर ईच लूप। ओके, सो इसे मैं हटाता हूँ और फॉर ईच लूप को देखता हूँ। बहुत ही कन्वीनियंस है यूज़ करना, और ये फॉर का ही एनहांस्ड वर्जन है। ओके, तो इसे हटाते हैं एक बार, और मैं लिखता हूँ फॉर। ओके, फॉर ईच। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर। अच्छा, एक पहले एरे बना लेते हैं ऑफ स्ट्रिंग। डोंट वरी फ्रेंड्स, एरे भी बात करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ स्टैटिक एरे बनाता हूँ। ये डायनेमिक एरे नहीं बना रहे हम लोग, बात करेंगे डायनेमिक एरे के भी। ओके, यहाँ पे मैं फ्रूट्स का कलेक्शन ले लेते हैं। ओके, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और मैं ये ब्रैकेट देके डबल कोट में लिख देता हूँ, लेट्स से बनाना। ओके, फिर और डबल कोट में लिख देता हूँ एप्पल, और डबल कोट में मुझे लिखना है एप्पल, देन ऑरेंज लिख लेते हैं। ओके, ऑरेंज,
फिर ग्राफ्स भी लिख लेते हैं। ओके, ये स्टैटिक एरे में बना रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, जिसको डेंस एरे भी कहते हैं। ओके, हम लोग बात करेंगे और जब हम लोग एरे पढ़ेंगे तो मुझे ये साइन देनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि एरे क्या कॉन्टिगुअस मेमोरी लेता है। ओके, लोकेशन लेता है मेमोरी में। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर ईच लूप, फॉर ईच, आई थिंक फॉर ईच नहीं है, मुझे फॉर, अच्छा देख लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे स्ट्रिंग आई लेता हूँ यहाँ पे, और मैं कोलोन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रूट्स। ओके, मैं फ्लो भी बताऊँगा अभी आपको। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट कर देता हूँ आई को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैं करता हूँ और आई को प्रिंट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे फ्लो कैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। ओके, प्रिंट एलन और आई प्रिंट कर देते हैं सिंपली। ओके, सो यहाँ पे देखिए आई वेरिएबल ही क्या करेगा, फ्रूट नाम के एरे में जाएगा और हर एक एलिमेंट को उठा के प्रिंट कर देगा हर बार। ओके, सो चलिए इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल। अच्छा, एक एरर है। एरर क्या है फ्रेंड्स? अच्छा यस, फॉर ईच नहीं लिखना है मुझे, फॉर लिखना है। ओके, मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा था। ऑलराइट, इससे पहले हम लोग बात भी किए थे। ओके, कोई नहीं, माय बैड। तो यहाँ पे फॉर हो गया ये। ओके, और अब रन करते हैं तो आई होप ये काम करेगा और ये सारे कंटेंट को उठा के कॉन्सोल पे प्रिंट कर देगा। तो मैं रन करता हूँ जावा मेन। यस, बनाना, एप्पल, ऑरेंज और ग्राफ मुझे मिल रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। और ये आई वेरिएबल जो है ना, ये हर एक बार, एक बार में गया तो बनाना को उठा के प्रिंट कर दिया, फिर एक बार में गया तो एप्पल को जाके उठा के प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये तरीका है, फॉर्मेट है फॉर ईच लूप का। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं मेथड कैसे बनाएंगे। ओके, सो दो तरीके से मेथड आप बना सकते हैं, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। तो अभी हम लोग स्टैटिक की बात करते हैं और मेथड को आप उसकी नेम से कॉल करेंगे। यहाँ पे ऐसा देखिए, ये प्रोटोटाइप होता है। ओके, और ये मेथड तब हम लोग बनाते हैं जब हम लोग को कोई स्पेसिफिक कोड रन करना हो किसी ब्लॉक के अंदर। ओके, तो इसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड। इन जनरल आप कुछ भी रिटर्न टाइप दे सकते हैं। ओके, सो ये बेसिक सा प्रोटोटाइप है मेथड का। ओके, फंक्शन भी कहते हैं इसे पाइथन के अंदर, सॉरी जावा के अंदर माय बैड। ओके, सो ये स्टैटिक हम लोग बना के देखते हैं। ओके, और हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग उप्स पढ़ेंगे। ओके, सो डोंट वरी। तो ये होता है बेसिक सा प्रोटोटाइप और इसके अंदर सिंपल सा कोई मैसेज प्रिंट करवा देते हैं जस्ट इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज सा प्रिंट करवा लेते हैं, छोटा सा लिख देते हैं दिस इज़ मेथड, ऐसा करके कुछ भी मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं ताकि मुझे पता चले कि ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके अंदर जो कोड है। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है और इसे मैं कट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास के ऊपर, क्योंकि जब हम लोग इसे कॉल करेंगे तो मेन मेथड के अंदर कॉल करेंगे, तो मेन मेथड में आप उसका बॉडी नहीं बना सकते। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे कॉल करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माय मेथड और पैरेंथेसिस दे दूँगा। ओके, आप कितने बार भी इसे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक रन करके दिखाता हूँ। और सिंपली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड लगाया और वर्ड एक रिटर्न टाइप दिया उसका, जिसका मतलब है कि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और सिंपली नेम दे दिया और उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, और जब हम लोग को प्रिंट करना हो तो सिंपली उसे कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, यहाँ पे मैं कैपिटल मेन दे देता हूँ, यस, और अब मैं जावा मेन करता हूँ। देखिए हेलो दिस इज मेथड आ रहा है प्रिंट करके। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप मेथड कैसे बना सकते हैं और उसके अंदर के कंटेंट को कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ओके, और डिटेल में हम लोग जानेंगे जब हम लोग उप्स पढ़ेंगे तो। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आर्गुमेंट अगर पास करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स एक नेम पास कर देते हैं। ओके, और अच्छा उससे पहले देखते हैं कि आप कितने बार, जितनी बार इसे कॉल कर सकते हैं उतना बार आपको ये मैसेज प्रिंट करके देगा। तो आप यहाँ पे अगर मैं 4 बार प्रिंट करता हूँ तो वो मैसेज मुझे 4 बार मिलने वाला है। ओके, जितने टाइम्स आप कॉल करें, ओके, सो उतनी बार आपको कंटेंट मिलेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं कि मेथड के अंदर पैरामीटर कैसे पास करते हैं और उसको हम लोग कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो लेट्स मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ, किसी का नेम मुझे प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट करता हूँ और लिखता हूँ दिस इज़ द नेम या द नेम इज़, और यहाँ पे प्लस से कॉन्कैटिनेट करते हैं और ये नेम वेरिएबल को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, और जब हम लोग कॉल करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को आर्गुमेंट में नेम देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने मेथड में और फंक्शन में क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी। ओके, सो यहाँ पे मैं पाइथन ही पॉइंट लिख देता हूँ और मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप आउटपुट देखिए। ओके, इस तरीके से आप आर्गुमेंट पास कर सकते हैं मेथड में। ओके, तो इसे रन करते हैं एक बार।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ रहा है द नेम इज़ पाइथनी पॉइंट, ये हम लोगों ने कनकैटिनेट कर दिया। और कैसे आर्गुमेंट भेजते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पे लेट से एक से ज़्यादा आर्गुमेंट भी आप भेज सकते हैं। तो मैं कॉमा लगा के लेट से एज भेज देता हूँ, एज पास कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कनकैटिनेट कर देता हूँ एज को भी। ओके, तो मैं लिखता हूँ द नेम एंड एज इज़, और यहाँ पे प्लस देखिए एक स्पेस कनकैटिनेट कर देते हैं। ओके, और ये एज जो वेरिएबल पास कर रहे हैं हम लोग, ओके, इसको भी हम लोग पास कर देंगे यहाँ पे एज। ओके, मैं एक ही में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार ये प्रिंट स्टेटमेंट ना लिखना पड़े, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहाँ पे कॉमा दे के मैं क्या कर दूंगा, एज पास कर दूंगा। तो लेट से मैं 22 पास कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा द नेम एंड एज इज़ पाइथनी पॉइंट एंड 22। तो मैं दिखाता हूँ रन करके आपको, देखिए द नेम एंड एज इज़ पाइथनी पॉइंट एंड 22। तो कितना सिंपल है, देखिए जितना भी आर्गुमेंट आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेथड कैसे बनाते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं एरे। तो एरे कैसे बनाएंगे, पहले तो हम लोगों ने फॉर लूप जब देख रहा था तो वहाँ पे हम लोगों ने डेंस एरे और स्टैटिक एरे बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग डायनेमिक बनाएंगे, मतलब रन टाइम पे हम लोग एरे के साइज़ को डिक्लेयर करेंगे और यूज़र से इनपुट लेंगे। ओके, सो इनपुट लेने के लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ स्कैनर क्लास को, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को। तो यूटिल पैकेज के अंदर है, तो यहाँ पे मैं डॉट एस्ट्रिक करता हूँ, ये स्कैनर भी कर सकते हैं आप। और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्कैनर का। ओके, और अच्छा पहले वेरिएबल ले लेते हैं, मुझे नम की ज़रूरत है और आई की ज़रूरत है क्योंकि आई से मैं लूप को इटरेट करूँगा। ओके, और मुझे नम इसलिए चाहिए, मुझे साइज़ भी डिफाइन करना है। ओके, जावा में एरे डायनेमिक भी बना सकते हैं आप, सी। ओके, तो मैं स्कैनर लिखता हूँ यहाँ पे और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्कैनर का। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑलराइट, और अब यहाँ पे मैसेज दे देते हैं कि कितने साइज़ का आप एरे चाह रहे हैं, लेट्स से 10 20 30 एनी मोर। ओके, तो यहाँ पे मैसेज दे देते हैं एंटर दिस साइज ऑफ एन एरे दैट यू वांना स्टोर, मतलब कितने साइज़ का एरे आप स्टोर करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पे मैं एक लूप चलाता हूँ। ओके, ताकि मैं वैल्यूज़ को ले पाऊँ। अच्छा, पहले ये जो स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ साइज़ और उसको नम में स्टोर करा लेते हैं नेक्स्ट इंट। ओके, सो नेक्स्ट इंट मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे मैंने ये ले लिया। ऑलराइट, और इंट कर देता हूँ मैं एरे को। ओके, और यहाँ पे साइज़ पास कर देते हैं यहाँ पे, तो ये डायनेमिक हो जाएगा। ओके, सो मैं इंट एरे लेता हूँ, यहाँ पे न्यू इंट कर देता हूँ और यहाँ पे आर्गुमेंट में ये नम पास कर दिया। इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ पे जितने भी साइज़ का आप एरे डालोगे नम, वो इस साइज का कॉन्टिग्यूस ब्लॉक मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप जितने एलिमेंट्स चाहे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए लूप चलाते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, फॉर ईच लूप नहीं, फॉर लूप चलाते हैं हम लोग। और यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज करते हैं और आई को एन तक चलाते हैं क्योंकि एन जो है वो हमारा एरे का साइज है। ओके, और यहाँ पे आई लेस देन नाम करते हैं, फिर आई को बढ़ा देते हैं आई प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तो आप ये ब्रैकेट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओ बी जी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को जो यूज़र एंटर करेगा उसको स्टोर करा देगा। ओके, आप इसको हटा भी सकते हैं जैसे मैंने बोला, क्योंकि जब आपके पास एक ही स्टेटमेंट है कोई भी लूप में तो उस ब्लॉक को आप हटा सकते हैं, जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे फिर एक मैसेज दे देते हैं एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि ये इनपुट तो ले लिया हम लोगों ने। ओके, लिख देता हूँ मैं डिस्प्लेइंग द एरे एलिमेंट। ऑलराइट, यहाँ पे एक बैक स्लैश एन दे देते हैं। ओके, ताकि मुझे एक लाइन ब्रेक करके मिले। और यहाँ पे फिर एक लूप चलाते हैं ताकि मुझे जो कंटेंट है वो कॉन्सोल पे मिले। तो वही कंडीशन में लगाता हूँ सेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे भी ब्रैकेट दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है आपके फॉर लूप के अंदर। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए आई को प्रिंट कर दूँगा। ओके, और जो हम लोगों ने एरे बनाया है। ओके, सो यहाँ पे मैं आई कर दूँगा और मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ एक टैब को। ओके, ताकि मुझे एलिमेंट्स एक ही लाइन पे मिले
विथ सम स्पेस, टैब, जैसे टैब होता है ना आपके सिस्टम पे, उसी तरह मुझे यहाँ पे टैब मिलेगा, इसे स्केप सीक्वेंस कहते हैं। ओके, वहाँ पे आपको सेमीकोलन लगा दिए हम लोगों ने। ओके, आप लगा भी सकते हैं वो टैब, दैट इज़ ऑप्शनल। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, एरे इनपुट, यहाँ पे जो भी इनपुट हम लोग लेंगे यूज़र से वो स्टोर हो जाएगा और फिर हम लोग सिंपली उसको उठा के कंसोल में प्रिंट कर देंगे। तो बड़ा ही सिंपल है डायनेमिक एरे बनाना जावा के अंदर। ओके, तो चलिए रन करके इसे देखते हैं एक बार। ओके, और यहाँ पे मुझे ए एरे करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इंट एरे लिया हूँ, नॉट ए। आदत है ना कन्वीनियंस के लिए, इसलिए हमेशा मीनिंगफुली नाम रखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा वैसे। ओके, रन करके देखते हैं, और यहाँ पे मैं जावा मेन करता हूँ। तो देखिए मुझे साइज़ पूछता है, तो मैं लेट से साइज़ अगर 5 एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 एलिमेंट देता हूँ। आप यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं कि वी आर गोइंग टू इंसर्ट द एलिमेंट, या फिर मैं सिंपली जो 5 है वो साइज है मेरा। ओके, फिर उसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ वो एलिमेंट है। उसके बाद देखिए डिस्प्लेइंग द एरे एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल गया। ओके, तो सिंपली आप साइज़ डिफाइन कर सकते हैं जितना भी आप चाहते हैं, और इनपुट करिए नंबर और सिंपली उसे प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे मैं एलन को हटाता हूँ। एलन क्या करता है, एक लाइन ब्रेक कर देता है, प्रिंट एलन। ओके, सो प्रिंट इज़ ऑल्सो वर्क इन जावा, प्रिंट फंक्शन जो वो भी काम करता है जावा में। ओके, बेसिक है, बुनियादी बातें हैं ये सब। ओके, तो यहाँ पे 5 मैं फिर एंटर करता हूँ, और 5 एलिमेंट्स अगर मैं एंटर करूँ कुछ भी, लेट से 8 6 8 कर देता हूँ, 9 एंड 2। राइट, तो देखिए टैब जो मैंने दिया था इसीलिए ऐसा आपको प्रिंट हो रहा है। ऑल राइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक एरे कैसे बना सकते हैं जावा के अंदर, बड़ा ही सिंपल है। ऑल राइट, ये हो गया। आप देख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। ओके, हालांकि नोट्स पे आपको मिल जाएगा। राइट, तो इसे मैं हटाता हूँ, और अभी हम लोग डायनेमिक एरे बना लिए हैं, और अब क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पाइथन ही पॉइंट करता हूँ। तो हम लोग स्ट्रिंग देखते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग एक क्लास है जावा के अंदर, तो क्लास है तो उसके मेथड्स भी होंगे। ओके, तो कुछ ऑपरेशन है स्ट्रिंग के अंदर, बेसिक सा ऑपरेशन आपको आना चाहिए। जैसे कि स्ट्रिंग मैंने ले लिया, यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रिंग ले लिया मैंने यहाँ पे, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। ओके, आप अपर चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ सिंपली आपको, देखिए प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये हम लोग ने स्ट्रिंग बनाया, और इसमें कुछ ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। ओके, सो लेंथ निकाल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं अपर है कि नहीं, लोअर है कि नहीं। ओके, और इंडेक्स ऑफ, हम लोग कुछ कुछ मेथड्स देखते हैं। ओके, यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेथड्स आपको दिख रहा होगा, हम लोग कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये स्ट्रिंग देख रहे हैं हम लोग। तो चलिए, अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी हो इस स्ट्रिंग का, तो मैं लेंथ सिंपली फंक्शन है, सिंपली आप उसे डॉट लगा के कॉल कर लीजिए, और आपको वो रिटर्न कर देगा नंबर ऑफ एलिमेंट, उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं वो आपको रिटर्न कर देगा, और आपने प्रिंट कर दिया। ओके, तो इसमें 12 हैं, आप काउंट कर लीजिए, और 0 से स्टार्ट होगा काउंटिंग। ओके, सो अब मैं इसे हटाता हूँ और चेक करता हूँ, और भी फंक्शंस है। लेट से मुझे अपर केस करना है, तो मैं करता हूँ टू अपर केस। ओके, टू अपर केस, देखिए यहाँ पे कैपिटल्स ध्यान दीजिए, लिखने का तरीका है, वरना एरर आ सकता है। ओके, मेथड में पहला लेटर स्मॉल होगा और दूसरा कैपिटल होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे सारा क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया सारे लेटर को। ओके, आप उसी तरह लोअर भी कर सकते हैं, तो मैं टू लोअर केस लिखता हूँ, तो ये सारे को लोअर कर देगा। ऑफकोर्स ये लोअर में है, बट यहाँ पे मैं अपर केस में भी दिखूँ तो देखिए वो पूरा लोअर कर देगा। देखिए जो शुरू वाला है वो अपर था पी, तो देखिए स्मॉल कर दिया है। ओके, सो इस तरीके से आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, और भी कर सकते हैं। लेट से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स को आपको चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास इंडेक्स ऑफ एक मेथड है। ओके, मतलब किस इंडेक्स में आप उस पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना चाह रहे हैं। लेट से मैं स्ट्रिंग को बढ़ा देता हूँ, पाइथन पॉइंट इज़ बेस्ट ऐसा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ बेस्ट, तो मुझे बेस्ट किस पोजीशन पे है, कहाँ से उसका कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है, वो मुझे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे 16 रिटर्न करना चाहिए। यस, देखिए क्योंकि 0 से अगर आप काउंट करोगे तो वो 16 से बेस्ट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मुझे 16 मिल रहा है। ओके, सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म आप कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स है। मुझे खुद को नहीं पता क्योंकि इतने सारे हैं तो याद करना, हालांकि अब बेसिक जो है जो मेनली यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो चलिए अब कॉन्काटिनेट करते हैं दो स्ट्रिंग को।
जैसे मैंने प्लस ऑपरेटर के बारे में बताया था आपको, प्लस दो नंबर को जोड़ता भी है, लेकिन जब वही परफॉर्मेंस अगर स्ट्रिंग के साथ होती है तो वो कॉन्कैटिनेट कर देता है। हालांकि कॉन्कैट भी एक मेथड है, तो वहाँ पे मैं उसको ये बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक और मैसेज लिख देता हूँ, कुछ भी पाइथन पॉइंट बेस्ट लिख देता हूँ, फिर चैनल फॉर प्रोग्रामिंग ऐसे लिख देते हैं कुछ भी। हालांकि बेस्ट प्रोग्रामिंग चैनल है नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो इसे हटाते हैं। ओके, और यहाँ पे स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 अगर करता हूँ तो सिंपली ये दो स्ट्रिंग कनकैटिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। ओके, ध्यान रहे फ्रेंड्स, प्लस अगर दो नंबर्स पे परफॉर्म हो रहा है तो वो कंटेंट ऐड हो जाएगा, जैसे 2 + 2 = 4। जब स्ट्रिंग की बात होगी तो वो जुड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्लस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ओके, देखिए यहाँ पे ये कनकैटिनेट हो गया। ऑलराइट, ये ध्यान देने वाली बात है। और आप कॉन्कैटनेट एक मेथड है, उसके द्वारा भी आप दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। ऑलराइट, सो इसे हटाते हैं और यहाँ पे कॉन्कैटनेट डॉट कॉन्कैट करते हैं। कॉन्कैट मतलब जोड़ना होता है। ओके, कॉन्कैट करते हैं और इसे मैं पैरेंथेसिस में पास करता हूँ, तो ये भी दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटनेट कर देगा। ऑलराइट, रन करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए, यस, तो यस देखिए ये भी रन हो रहा है, बट यहाँ पे गैप नहीं है। कोई नहीं, हम लोग गैप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, या फिर डबल कोट में जो भी चीज़ आप लिख दें दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ओके, सिंगल कोट या डबल कोट में जो भी कुछ आप लिखें वो स्ट्रिंग होता है। और स्ट्रिंग एक क्लास है जावा में, तो क्लास है तो उसके मेथड्स भी होंगे जो भी हम लोगों ने देखा। ये प्री डिफाइंड मेथड्स है। ओके, जिसका मतलब पहले से ही डिफाइंड है। ऑलराइट, सो अब हम लोगों ने देख लिया है स्ट्रिंग, और अब हम लोग को क्या देखना है। आई थिंक अब उप्स में जाना चाहिए, क्योंकि वही मेन जो है टॉपिक है इसमें। ओके, सो इसे मैं एक बार हटाता हूँ और मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं मेन लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मेन मेथड बना लेते हैं। ऑलराइट, ये हो गया। और ये तो हो गई क्लास नेम, आप लोगों को पता है। ओके, और यहाँ पे लेट्स से वेरिएबल ले लेते हैं इंट एक x = 5, ये कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या है, डेटा मेंबर। ओके, सो हम लोग उप्स देख रहे हैं अब। तो क्लास एक तरह का टेम्पलेट है जो डेटा मेंबर और अपने मेंबर फंक्शन को एक यूनिट में बाइंड करता है। अभी हम लोग मेंबर फंक्शन भी देखेंगे। मेंबर फंक्शन एक्चुअली होता है मेथड, जो हम लोगों ने पहले देखा। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँ यूजिंग ऑब्जेक्ट, मतलब इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा, तो देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं। क्लास का नेम ओबीजे आप कुछ भी दे सकते हैं, और न्यू मेन। तो ये क्या हुआ, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। और जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है तब तक एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है। हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की भी। ओके, डोंट वरी, कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर मुझे प्रिंट करना हो तो मैं लिखता हूँ obj.x, और इसे मैं system.out.println में डाल दूंगा, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। हालांकि सिंपली आप x को प्रिंट कर सकते हैं system.out.println में, लेकिन यहाँ पे हम लोग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। एक्चुअली ऊप्स क्या है, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम्स को क्लास एंड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास तो है ही, ऑब्जेक्ट बना के हम लोग इस डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। तो मैं आपको रन करके दिखाऊँ एक बार। तो देखिए देखिए मुझे 5 मिल रहा है। ओके, तो इसका मतलब हम लोगों ने सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट की मदद से डेटा मेंबर को कॉल किया। मतलब डेटा मेंबर की जो भी वैल्यू है, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। ओके, क्योंकि ये फाइनल नहीं, अगर आप फाइनल कीवर्ड लगा दें तो उसकी वैल्यू को आप नहीं कर सकते हैं चेंज। तो एक्स की वैल्यू को आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन जैसे मैंने पहले बताया मेथड के बारे में, और फंक्शन दैट इज़ सेम, मेथड और फंक्शन सेम होता है। तो इस तरीके से आप मेथड बना सकते हैं। वॉइड और शो नाम दे देते हैं, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, हेलो मेथड या कुछ भी। ओके, तो हेलो दिस इज़ अ मेंबर फंक्शन। ओके, ऐसा मैसेज मैंने प्रिंट करवा दिया, और यहाँ पे मैं x को हटाता हूँ अभी। ओके, और सिंपली हम लोग कॉल करते हैं इस मेंबर फंक्शन को। और ये क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड, मतलब ये मेथड ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल होगा, इसका मतलब ये है। ओके, सो हम लोगों ने स्टैटिक की बात किया था। स्टैटिक क्लास से होता है, क्लास से कनेक्टेड होता है वो, मतलब क्लास नेम से आप मेथड को कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को।
यहाँ पे एरर आ रहा है फ्रेंड्स, मैं इसे हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, system.out.println मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ। ओके, सो मुझे उस मेथड के कंटेंट मिल जाएंगे। ओके, सो रन करते हैं अब। तो आप देखिए, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो देखिए ये प्रिंट हो गया। ओके, और ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की मदद से किया। तो ये क्या है, नॉन स्टैटिक मेंबर। ओके, दो तरह से आप बना सकते हैं फंक्शन या मेथड को, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अगर मैं स्टैटिक यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे मैंने बोला कि हम लोग डीप भी देखेंगे, तो अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे क्लास का नेम देके इसे कॉल कर सकता हूँ। देखिए मैंने मेन डॉट शो किया, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट तो बनाया है, लेकिन मैं क्लास नेम से उस स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहा हूँ। ओके, सो स्टैटिक मेथड ज़्यादा बेटर है, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में फालतू का जगह एलोकेट नहीं होता है। ओके, तो ये फ़ायदा है स्टैटिक मेथड के साथ काम करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप स्टैटिक मेथड कैसे बनाएंगे और नॉन स्टैटिक मेथड कैसे बनाएंगे। ओके, बड़ा ही सिंपल है। ओके, मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैसेज प्रिंट करके दिखा रहे हैं आपको, ताकि चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो आप लोगों के लिए, क्योंकि राइट। सो अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्टर जैसा मैंने बोला, और डिस्ट्रक्टर। एक्चुअली डिस्ट्रक्टर होता नहीं है जावा में, एक्सप्लिसिट डिस्ट्रक्टर नहीं होता, मतलब आप नहीं बना सकते। उसका कॉन्सेप्ट है गार्बेज कलेक्शन, वो उसको आप कॉल कर दीजिए, आपका डिस्ट्रक्टर चल जाएगा। तो जैसे सी एस सी प्लस प्लस में आप बनाते थे, वैसे आप नहीं बना सकते डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन होता है, जिसका नेम क्लास के नेम के ही होता है। जैसे यहाँ पे क्लास नेम है मेन, तो यहाँ पे मेन जो हम लोगों ने बनाया ये है क्या, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर के भी टाइप होते हैं, तीन तरह के होते हैं, डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी। तीनों के एग्जांपल हम लोग समझेंगे। ओके, और डेफिनेशन को भी मैं रिलेट करूँगा कभी कभी। तो ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास हो रहा। देखिए यहाँ पे जो मतलब मेथड है, ये भी एक तरह का मेथड ही है, बट इसका नेम क्लास के नेम की ही जैसा होगा, जो क्लास का नेम है वही होगा। ऑलराइट, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं मेन लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं एक मैसेज पास कर देते हैं, लेट्स से पैरामीटर इंट एक्स। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट, मैं कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ कमेंट। ओके, और कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता कंपाइलर के द्वारा। ओके, वो इग्नोर हो जाता है, जस्ट आपको मैं दिखाने के लिए ये बता रहा हूँ। ओके, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। ओके, जिस पे हम लोग पैरामीटर भेज रहे हैं। ओके, और अभी हम लोग पैरामीटर भेजेंगे जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देते हैं सिंपल सा, कि ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो लिख देते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ऑलराइट, मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। ओके, होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ओके ओके, ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम लोग एड्रेस भेजते हैं, ऑब्जेक्ट को ही पास करते हैं एज अ रेफरेंस में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेन लिखूँगा। ओके, डेफिनेशन भी यही कहती है कि आप आर्गुमेंट में एज अ ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, वही होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहाँ पे मैं मेन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ओबीजे हम लोगों ने भेज दिया। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डोंट वरी। ओके, तो ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, और यहाँ पे भी प्रिंट कर देते हैं सिंपल सा मैसेज कि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो लिख देते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ऑलराइट, ये हो गया। और अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो तीनों का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का भी। हालांकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाएंगे तो वो कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिकली बना लिया जाता है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगी तब तब कंस्ट्रक्टर चलेगा। ओके, ये बात को आप ध्यान रखिए हमेशा। तो मैं OBJ1 कर देता हूँ, फिर OBJ2, फिर OBJ3 कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने। फिर OBJ2 कर देते हैं, फिर न्यू मेन कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंट एक्स पास किया था, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा मुझे, लेट से नंबर पास कर देते हैं, स्ट्रिंग नहीं नंबर, क्योंकि हम लोगों ने इंट एक्स लिया है। ओके, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं जब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एक्स लेता तब। यहाँ पे मैं 50 पास कर दिया हूँ। अब तीसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसमें हम लोग भेजेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में क्या भेजेंगे हम लोग, रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मुझे यहाँ पे भेजना होगा।
ओके, सो ये हम लोगों ने रेफरेंस भेज दिया obj1, और यहाँ पे पैरेंथेसिस मैंने दे दिया, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज है, और ये तीसरा वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो तीनों को हम लोग यहाँ पे पास कर दिए हैं, और अब बारी है रन करके देखने की। तो मैं रन करता हूँ। ओके, तो आप लोग आउटपुट देखिए, जावा मेन डॉट जावा मैंने कर दिया है। अच्छा, एक एरर है फ्रेंड्स, अच्छा सिंटैक्स में एरर आई थिंक, ये जो हम लोगों ने रेफरेंस पास किया है यहाँ पे। ओके, सो अब मैं रन करता हूँ, तो देखिए ये तीनों मुझे मिल रहा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। वहाँ पे सिंपली मुझे ओबीजे पास करना था। देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर में जब हम ऑब्जेक्ट बनाए थे सीधे ओबीजे पास करना था। तो ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये तीनों टाइप है, विथ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं होता, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर भेजते हैं, और कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम लोग एक रेफरेंस भेजते हैं ऑब्जेक्ट का एज अ आर्गुमेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसके टाइप्स कितने हैं। ओके, सो चलिए अब देखते हैं ऊप्स का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तब यूज़ करते हैं जब आपको चीज़ों को रीयूज़ करना हो, रीयूजबिलिटी अचीव करते हैं हम लोग एक्चुअली इसको यूज़ करके। तो यहाँ पे हम लोग दो क्लास को से अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे पहले। ओके, सो इनहेरिटेंस से बहुत ही काफ़ी हद तक कोड का लेंथ आपका कम हो जाता है। ओके, सो इसके भी टाइप्स होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, सो पहले एक टाइप्स को हम लोग बेसिक से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरा फाइल का नाम है मेन, उसको मैं रहने देता हूँ, और वहाँ पे मैं ही मेन मेथड बना लेता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। और मैं अलग से दो क्लास बना लेता हूँ। ओके, और एक का नाम देता हूँ फर्स्ट और एक का नाम देता हूँ सेकंड। तो यहाँ पे चलिए कुछ फाइंड करते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड। ओके, और मैं कैपिटल कर देता हूँ क्लास का नाम। ये बेटर प्रैक्टिस माना जाता है जावा के अंदर कि क्लास का नेम आप फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिए। ओके, सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूटिल पैकेज को, क्योंकि मुझे इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे एरिया फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ओके, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि क्या क्या निकाल रहे हैं हम लोग। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, ये कई बार हम लोगों ने बना चुका है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। ओके, ताकि इनपुट ले सके। और यहाँ पे रेक्टेंगल का हम लोग बनाते हैं, चलिए एरिया, तो यहाँ पे एल ले लेते हैं। और एक मेथड बनाते हैं void get l, जो get l की वैल्यू को इनिशलाइज करेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और एक मैसेज दे देते हैं कि इंटर l, या इंटर द वैल्यू ऑफ l, इंटर द वैल्यू फॉर l, ये लिख दिया मैंने। और इस कैनन क्लास की ऑब्जेक्ट की से हम लोग डायनेमिकली यूजर से l की वैल्यू पूछ लेंगे। तो लिखता हूँ obj डॉट नेक्स्ट इंट, ये इंटीजर लेने के लिए मेथड है हमारे पास। ओके, ये हो गया। और एल क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, एल इंटू बी, तो मुझे बी भी लेना पड़ेगा, तो मैं बी भी बनाऊंगा। ओके, बट ये क्लास में नहीं, मैं बी बनाऊंगा दूसरे क्लास में, और मैं एल एक्सटेंड करूंगा। तो यहाँ पे एक्सटेंड करने से इनहेरिटेंस को आप अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट को क्या क्या कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ। यही फ़ायदा है इनहेरिटेंस का। एल हम लोगों ने बनाया है फर्स्ट क्लास में, सेकंड में नहीं बनाया, लेकिन तो भी हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो इससे कोड की लेंथ काफ़ी कम हो जाती है जब एक बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे बी बना लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ इंट बी, और यहाँ पे लिख देते हैं void get b, ये एक मेथड है। ओके, जैसे मैंने बताया कि एक क्लास के पास दो चीज़ होते हैं जनरली, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर ये वेरिएबल को बोलते हैं, और फंक्शन को मेंबर फंक्शन बोलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ बी, या फॉर बी। ओके, इंटर द वैल्यू फॉर बी, ये हो गई। और यहाँ पे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग। एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग इनपुट कर लेते हैं यूज़र से डायनेमिक। ओके, सो यहाँ पे करते हैं B1। ओके, B1 कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे लिखते हैं obj डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, सो ये हो गया, और ये हम लोगों ने L और B ले लिया। ओके, और यहीं पे एक और मेथड बनाते हैं void एरिया नाम का, जो क्या करेगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड करेगा। ओके, सो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल, या क्या रेक्टेंगल, या एरिया सिंपली लिख देते हैं ना, एल इंटू बी तो रेक्टेंगल का ही होता है। ओके, तो लिखते हैं एरिया इज प्लस, यहाँ पे क्या होता है, एल इंटू बी। ओके, B1 नहीं, एल इंटू बी,
अच्छा मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ इसे। ओके, B1 करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों हम लोग एक्स्ट्रा वेरिएबल वेस्ट करें। ओके नाउ, तो यहाँ पे मैं L इंटू बी कर दिया हूँ, तो ये सिंपली क्या करेगा, मुझे एरिया दे देगा। तो अब मुझे रन टाइम पे बी की वैल्यू चाहिए और एल की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, हम लोगों ने दो क्लास बनाए और पहला क्लास का जो कंटेंट है उसको इनहेरिट करवाया दूसरे क्लास से, और ये हम लोगों ने मेन फंक्शन बनाया, और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा लोएस्ट डिराइव्ड क्लास का। यहाँ पे एक पहला क्लास है फर्स्ट और दूसरा है सेकंड, तो सबसे लोएस्ट क्या है, सेकंड क्लास, सबसे नीचे जो रहेगा उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड का हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ध्यान रखिए ये बात। ओके, और यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट की मदद से, सेकंड क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से मेथड्स को कॉल करेंगे। तो गेट एल करता हूँ, फिर obj1 डॉट गेट बी करता हूँ, और फिर obj1 डॉट गेट एरिया, एरिया जो है उसको मैं गेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन दे देता हूँ। ये प्रोग्राम हमारा हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने दो क्लास बनाए, फर्स्ट और सेकंड। ओके, और सेकंड क्लास को इनहेरिट कर दिया फर्स्ट से, ताकि हम एल की वैल्यू को यूज़ कर पाएँ। देखिए यहाँ पे एल हम लोग बी में नहीं बनाया है, दूसरी क्लास में, मतलब सेकंड क्लास में नहीं बनाया है, क्लास फर्स्ट में बनाया, और वहाँ पे हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। ओके, रन करते हैं एक बार। ओके, और जावा मेन लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मुझसे पूछ रहा है एल की वैल्यू रन टाइम पे। ओके, तो मैं ले लेता हूँ 5, बी की वैल्यू ले लेते हैं 6, तो मुझे 30 मिलना चाहिए। यस, तो एरिया इज़ 30। तो देखिए बड़ा ही सिंपल से हम लोग निकाल पाएँ एरिया, और हम लोग एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाएँ इनहेरिटेंस को। तो सिंगल इनहेरिटेंस इसे कहते हैं, और भी है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ओके, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, मल्टी पैथ इनहेरिटेंस है, आप ज़रूर एक्सप्लोर करिए। ओके, यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, और इनहेरिटेंस से बहुत हद तक कोड आपका छोटा हो जाता है, रीयूजेबिलिटी अचीव होती है, और कोड भी फास्टर होता है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें इसका तो बहुत ही कम होगा। ऑलराइट, सो चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम विथ डिफरेंट फॉर्म। एक नेम ही होगा बट उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होगा। ओके, सो इसके अंदर दो टाइप आते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम लोग मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। तो चलिए दोनों को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ, लेट्स से सिंप्लिसिटी के लिए, आप मीनिंगफुल लीजिए, क्लास नेम। राइट, और क्लास नेम हमेशा कैपिटल होना चाहिए, पहला लेटर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ड एरिया। ओके, और पहले देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग का मतलब होता है सेम होगा मेथड का नेम, और हम लोग डिफरेंट आर्गुमेंट पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं आर पास कर रहा हूँ एज आ आर्गुमेंट, और यहाँ पे मैं एरिया ऑफ अ सर्कल लेता हूँ। ओके, तो मैं एरिया ऑफ अ सर्कल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और मैं इसे कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो मैं आर की वैल्यू ले लेता हूँ, आर इंटू आर। ओके, रन टाइम पे हम लोग आर की वैल्यू ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे फिर मैं सेम फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, देखिए वर्ड एरिया, और यहाँ पे मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ डिफरेंट। तो इसी को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो ये पहला टाइप्स हुआ पॉलीमॉर्फिज्म का। तो यहाँ पे देखिए मैं इंट एल और इंट बी करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, सॉरी रेक्टेंगल निकालते हैं। ओके, तो देखिए सेम मेथड है लेकिन आर्गुमेंट डिफरेंट है, ध्यान दीजिए। ओके, और इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, एल इंटू बी। क्या होता है फॉर्मूला, देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैसेज चेंज नहीं किया, कोई नहीं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्कैनर का। ओके, तो अभी मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इनपुट चाहिए। ओके, सो स्कैनर obj1 कर रहे हैं। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये obj1 जरूरी नहीं कि obj1 ही नाम होना चाहिए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट इन। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम लोग इनपुट कर लेते हैं क्योंकि आर की वैल्यू चाहिए हम लोगों को रन टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले, ये जो क्लास हम लोगों ने बनाया नीचे ए, तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं obj, और मैं इस obj की मदद से इनपुट लूँगा। तो मैसेज प्रिंट कर देते हैं पहले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख देते हैं इंटर, इंटर आर, या इंटर द वैल्यू ऑफ आर। ओके, आर फॉर रेडियस। ओके, तो ये रेडियस के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे जब वैल्यू लेंगे हम लोग तो obj1 ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए। ओके, और यहाँ पे हम लोग एरिया जो मेथड है उसको यहाँ पे लिखेंगे,
और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे obj1 डॉट नेक्स्ट इंट, तभी तो आर की वैल्यू इंटीजर में मिलेगी मुझे। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके ओके फ्रेंड्स, वो ये हम लोग आर की वैल्यू ले लिए। ओके और यहाँ पे obj मुझे लिखना नॉट obj1। ओके और मैं इसे कॉपी करता हूँ और फिर मैं एल और बी की वैल्यू लेता हूँ। ओके डोंट वरी, सारा नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे नोट्स में। ओके सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर द वैल्यू फॉर एल एंड बी। ओके ओके और यहाँ पे मैं नेक्स्ट इंट मुझे 2 बार प्रिंट करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे एल और बी दोनों की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और फिर से पेस्ट कर देते हैं। ओके तो ये हो गया, एल की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू हम लोगों ने ले लिया। ऑलराइट सो एक बार रन करके देखते हैं इसे। ओके तो रन करते हैं। अच्छा एक कॉमा मैंने दे दिया। ओके मुझे कॉमा यहाँ हटाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने कॉपी किया था। ओके सो अब रन करते हैं। सो आई होप ये काम करना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स एक और एरर है। अच्छा मैंने इंपोर्ट नहीं किया, सॉरी। हम लोग स्कैनर क्लास बनाए बट हम लोग इंपोर्ट नहीं किए स्कैनर क्लास को, उसका ऑब्जेक्ट बनाए बट उसको इंपोर्ट ही नहीं किए। तो वो यूटिल पैकेज के अंदर है तो इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके सो अब ये काम कर रहा है। ओके रन करके देखते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू मैं लेट से 5 एंटर करता हूँ तो देखिए मुझे सर्कल का एरिया मिल रहा है और एल एंड बी जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे देखिए 5 और 6 एंटर करता हूँ, देखिए मुझे 30 मिल रहा है। तो ये एरिया फॉर रेक्टेंगल हो गया। ओके सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग कैसे आप करोगे। ओके सो 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे देखिए सेम मेथड है और यहाँ पे मैं सेम डिफरेंट आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। सेम मेथड है बट डिफरेंट आर्गुमेंट है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मेथड ओवरलोडिंग हुई। ओके सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट्स देख लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, काफ़ी चीज़ें सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। ओके सो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली क्लास बनाया। ओके और यहाँ पे ये चीज़ें आप क्लास ए के अंदर भी लिख सकते थे बट यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिख दिया, डोंट वरी। ओके ये जो सिस्टम डॉट ऑटो प्रिंटलन इंटर द रेडियस ये लिखें, ये हम लोग क्लास ए में भी लिख सकते थे। ओके बट मैंने कन्वीनियंस के तौर पे यहाँ पे लिख दिया। ओके और ये स्कैनर क्लास जो है ना, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट आप कहीं भी बना सकते हैं। जस्ट इंपोर्ट करिए यूटिल पैकेज को और कहीं भी आप कोई भी, जैसे किसी क्लास के अंदर आप बना सकते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, मेन फंक्शन के अंदर बना सकते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान दीजिए। ओके सो अब देखते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके और इसको यूज़ करके आप एक्चुअली टोटल एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं इंटरफेस में। तो चलिए, इंटरफेस भी सेम ही होता है क्लास की तरह, उसके अंदर भी मेथड होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं, फंक्शन होते हैं। ओके सो इंटरफेस बनाने के लिए हमारे पास कीवर्ड है इंटरफेस। ओके तो एक एग्जांपल देखते हैं और हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब बेसिकली हम लोग प्रोग्राम पे ही फोकस कर रहे हैं ताकि मैं कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ। नोट्स तो मिल ही जाएगी आपको। ऑलराइट सो इंटरफेस ए में कर देता हूँ और लेट से एक वेरिएबल ले लेते हैं डबल, और यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू ले लेता हूँ क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14159 बहुत ही होती है। तो मैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले रहा हूँ। ओके और कुछ बुनियादी बातें हम लोग समझते हैं इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ पे मैं वॉइड एरिया ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है मेथड को और ये फाइनल डेटा है, मतलब आप इसको चाह कर भी नहीं बदल सकते। आप कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे लीजिए, डबल यहाँ डबल पाई मैंने यहाँ पे लिया, आप कुछ भी ले लीजिए, उस वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के अंदर फाइनल डेटा होगा। ओके और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसका आप सिर्फ डिक्लेरेशन करते हैं, बॉडी नहीं बनाते। देखिए इस फंक्शन या मेंबर फंक्शन का डिक्लेरेशन आपने किया, बॉडी नहीं बनाया कि मतलब ये वॉइड एरिया, ठीक है इससे पता चल रहा है कि ये एरिया निकालेगा, लेकिन आप इसको वहीं पे नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, ये एरर है। तो ये कैसे करेंगे? दूसरा क्लास जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, ओके, तो वो इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वॉइड एरिया इसको यूटिलाइज कर पाएगा। मतलब एक क्लास जब किसी इंटरफेस को यूज़ करता है तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लिखते हैं हम लोग। ओके सो अब ये जो वॉइड एरिया जो मेथड है इसको हम लोग जो भी इसका बॉडी बना सकते हैं यहाँ पे। ओके तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटरफेस का। यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देते हैं हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। ओके कुछ भी एरिया फॉर सर्कल कर लेते हैं या फिर कुछ भी। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं।
तो आर की वैल्यू मैं ले लेता हूँ लेट्स से 3, ओके। यहाँ हम लोग स्टैटिक ले रहे हैं, आर की वैल्यू डायनेमिक नहीं ले रहे हैं, मैं जैसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ आपको, ओके। तो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट था इंटरफेस का कॉन्सेप्ट को समझना, ओके। सो ये जो क्लास इम्प्लीमेंट करेगा इस इंटरफेस को वही इसका बॉडी बना पाएगा, यही मेन बात है इंटरफेस के लिए, ओके। और एक और क्लास अगर मैं बनाऊँ जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाले या फिर कुछ भी, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो उसके अंदर आप दूसरी क्लास भी बना सकते हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ए से, ओके। ए यहाँ पे जो है वो इंटरफेस है, ओके। सो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, बट पब्लिक लिखना ज़रूरी है आपको, क्योंकि तभी आप बता पाइएगा कि वो मेथड पब्लिक है। वो पब्लिक अगर नहीं लिखे तो वो एरर हो जाएगा, ओके। तो इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्शन होता है ना, इसलिए मुझे यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड लिख के इस मेथड का बॉडी बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी मैसेज दे देते हैं, लेट्स से एरिया कर देते हैं, एरिया ऑफ, या फिर सरकमफेरेंस कर लेते हैं, ओके। परिधि हिंदी में बोलते हैं, आई होप आप लोग पढ़े होंगे 10th में, ऑलराइट। सो यहाँ पे मैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कर देता हूँ जो कि होता है 2πr, आई थिंक, यस 2πr। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू तो हम लोगों ने ले ही लिया है, ओके। और आर की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3, ओके। और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन दे रहा हूँ, ओके। सो ये हम लोग का हो गया। और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ, इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते क्योंकि अ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है ऑब्जेक्ट बनाने की, बट जो क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा वो तो ऑब्जेक्ट बनाएगा ही, ऑफ कोर्स, ओके। सो चलिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अब। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास मेन, ओके। और इस मेन के अंदर मैं अपना मेन मेथड बनाता हूँ, ओके। यस, तो मैं यहाँ पे मेन मेथड बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं दोनों का ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों उस मेथड को यूज़ कर रहा और अलग अलग पर्पस से, एक सरकमफेरेंस निकाल रहा है और एक एरिया निकाल रहा है। तो मैं बी obj1 करता हूँ और फिर सी obj2 करता हूँ, तो मैंने दोनों का क्लास बना लिया, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लिया, सॉरी, ओके। और बी क्लास के अंदर जो मेथड है वॉइड एरिया, तो मैं उस क्लास को उससे कॉल कर लेता हूँ, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को एरिया से कॉल कर लेता हूँ, फिर लिखता हूँ obj2 डॉट एरिया। तो ये दोनों अलग अलग मुझे मिल जाएगी, एक में सरकमफेरेंस मिल जाएगा और एक में मुझे एरिया मिल जाएगी। तो अब अगर मैं रन करता हूँ तो अच्छा, एक बार पहले समझते हैं। ये तो इंटरफेस है और इसके अंदर जो भी डेटा है वो फाइनल है, और मेथड जो है एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि आप उसका बॉडी नहीं बना सकते, आपको जस्ट डिक्लेयर करना होगा बॉडी। तो बॉडी कौन बनाएगा? तो बॉडी वो बनाएगा जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। तो जितने भी क्लासेस इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे वो इसका बॉडी बना पाएंगे विथ पब्लिक कीवर्ड। देखिए यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। एक क्लास जब किसी इंटरफेस को यूज़ करता है तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट लिखते हैं हम लोग, ओके, जावा के अंदर। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, ओके फ्रेंड्स। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ओके। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि मुझे इस पोर्शन में समझ में नहीं आया, ओके, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो रन करते हैं एक बार। ये देखिए मैंने रन किया हुआ, देखिए एरिया ऑफ सर्कल मुझे आ रहा है, ओके। ये डायरेक्ट आउटपुट इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्टली लिया था 3। तो देखिए सरकमफेरेंस है और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल मुझे मिल चुका है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑलराइट, सो अब हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन। ये बहुत ही ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ, ओके। और हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन किसी भी तरह का एरर है आपके प्रोग्राम में, अगर आप उसे हैंडल नहीं करते हैं तो बहुत ही बड़ा इशू बनने वाला है वो आपके लिए, ओके। तो एक्सेप्शन को हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जावा में एक कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके। हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करके, ओके। और यहाँ पे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनली और फाइनलाइज। ये 3 जो है टॉपिक, ये मैंने नोट्स पे दिया हुआ, आप पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में बहुत पूछ जाते हैं। तो चलिए एक डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं कि एरर क्या होता है, एक्चुअली एक्सेप्शन क्या होता है। तो लेट्स यहाँ पे मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 0 से, ऑफ कोर्स ये एक्सेप्शन है, मान लेते हैं मैं गलती से ये कर दिया हूँ, ओके। अगर मैं प्रिंट करता हूँ, लेट्स से कुछ मैसेज प्रिंट कर देते हैं, हेलो, ओके। पहले मैं रन करके दिखाता हूँ आपको कि ये आउटपुट मुझे क्या देगा, ओके। सो रन करते हैं एक बार इसे, देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए एक एक्सेप्शन आ रहा है मुझे,
अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे बोल रहा है डिवाइडिंग बाय ज़ीरो। तो आप ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर को, वो एक तरह का एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन मिलने के बाद एज अ बिगिनर आप तो घबरा जाओगे कि ये हो क्या रहा है, तो इसे हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो इसके लिए हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक है। एक्सेप्शन जिस लाइन में उसको हम लोग ट्राई में रखते हैं, और कैच ब्लॉक में मैसेज देते हैं कि आपने क्या गलती करा और आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो कैच ब्लॉक में आपको वो मैसेज देना है। तो इस लाइन में एक्सेप्शन है हमारा, तो इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए और इसको कट करके कैच में प्लेस कर दीजिए। और यहाँ पे एक्सेप्शन जो है ये सुपर क्लास है, और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं ई, और यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए कि ट्राइंग टू डिवाइड बाय ज़ीरो। आप ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मतलब गलत है, नहीं कर सकते आप ज़ीरो से डिवाइड। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग का और एक्सेप्शन क्या होता है। तो और भी तरह के एक्सेप्शन होते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो देखिए यहाँ पे अब मैसेज ये बेटर है, तो इससे हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर ली। तो ये बेटर है ना कि मुझे एक मैसेज मिल रहा है रदर देन वो क्या क्या पिछला एक्सेप्शन आ रहा था। तो बहुत तरह के एक्सेप्शन होते हैं, दो तरह का होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। तो कंपाइल टाइम में ये तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हुआ। ओके, सो जब आप कंपाइल करेंगे तो आपको अगर कोई एरर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और जब आप रन करते हैं तब अगर कोई आपको एक्सेप्शन मिलता है तो दैट इज़ रन टाइम एक्सेप्शन। ऑल राइट, सो इस तरीके से आप एक्सेप्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एक टर्म है फाइनली। तो फाइनली एक ब्लॉक है। ओके, मैं आपको बताता हूँ छोटा शॉर्ट रूप में। तो फाइनली जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं तब जब आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन है, तो भी आप एक मैसेज देखना चाहते हैं कि क्या एक्सेप्शन है या फिर कंट्रोल मेरा वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल कैच भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे फाइनली मैं लिखता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं system.out.println। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ये रन करेगा, मतलब कि कंट्रोल आपका इस ब्लॉक तक आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं कि एक्सेप्शन होने के बावजूद भी आपका कोड रन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली ब्लॉक का यूज़ करते हैं। ओके, सो इसे अगर आप रन करें तो फाइनली आपको ये हेलो मिलेगा। तो एक बार देख लेते हैं रन करके। अच्छा, मैंने सेमी कॉलन छोड़ दिया ये हमेशा मुझसे गलती होती है, आप लोग भी ध्यान रखिए। ओके, मैं स्क्रीन को साफ़ करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कि फाइनली ब्लॉक का हेलो रन हो रहा है। ओके, तो ये देखिए हेलो मिल रहा है। ओके, तो आपको पता है कि एक्सेप्शन मिल रहा है तो भी यहाँ पे कंट्रोल वहाँ तक जा रही है, तब आप फाइनली ब्लॉक का यूज़ करिए। डोंट वरी फ्रेंड्स, सारा नोट्स आपको मिल जाएगा वहाँ पे, आप जाके विथ थ्योरी पढ़ सकते हैं, और डेफिनेशन भी है। और आप एग्ज़ाम के लिए जितने भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए वहाँ पे चीज़ें आपको सारी कुछ मिल जाएगी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।